Hello students, I am your teacher for this lecture and welcome to the MCQs discussion. In this lecture we will discuss the multiple choice question on the topic that is chemical coordination and integration. So let's start the session with the question. So question number 1 बेटा आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे सामने. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है द सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली वो आपका सुपर मास्टर ग्लैंड है, ठीक है. तो सुपर मास्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम मास्टर ग्लैंड की बात करें तो वो हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी को भी सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस देता है for the secretion, and that is why the hypothalamus is known as a super master because it is controlling the master and that master is basically your pituitary gland. तो सोमैटोस्टेटिन जो है वो बेसिकली इनहिबिटिंग हार्मोन है. अगर आप एग्जैक्ट नेचर देखो इसका, इनहिबिट है तो बेटा वो सिक्रेशन को रोकने का काम करेगा. और सोमैटोस्टेटिन को कॉमनली नाम दिया जाता है ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर. कौन सा फैक्टर है हमारे पास? ये ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर विच एक्चुअली इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन. तो इसको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर. क्लियर? तो दिस इज बेसिकली द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर. तो दैट मीन्स कि जो सोमैटोस्टेटिन है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रोकने का काम करेगा. तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है एक्टिवेट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला इट इज अ इनहिबिटिंग फैक्टर. नेचर इसका रोकने का है. इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. सी ऑप्शन है इनहिबिट द रिलीज ऑफ द एंजाइम इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. एंजाइम से बेटा इसका कोई लेना देना नहीं है बिकॉज इसका मेन काम है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रोकना. और डी हमारे पास है एक्टिवेट द रिलीज ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, जो अगेन हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, जिसमें क्लियर है कि सोमैटोस्टेटिन जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है वो आगे जाके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रोकने का काम करता है. इसी वजह से उसको बोला जाता है growth hormone inhibiting factor, commonly known as the somatostatin. नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके पास है हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द मीजनसेफेलॉन. तो बेटा अगर आप मीजनसेफेलॉन की बात करो तो देखो मीजनसेफेलॉन इज बेसिकली द पार्ट नेम ऑफ द मिड ब्रेन, और हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली आपके फॉर ब्रेन का पार्ट है. अगर हम ह्यूमन के केस में ब्रेन की बात करें तो बेटा ब्रेन हमारा टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक हमारे पास आता है यहाँ पर फॉर ब्रेन, ठीक है. फिर हमारे पास आता है द मिडल पार्ट दैट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन, और लास्ट हमारे पास आता है यहाँ पर हिंड ब्रेन. तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन, इट इज द नॉट द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो रॉन्ग है हमारे पास. देन सेकंड है कि इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, आपके इमोशंस, देन उसके बाद हार्मोन का सिक्रेशन, आपका एपेटाइट, आपका थर्स्ट वगैरह सब रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस. न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस सिक्रेट द हार्मोन. थर्ड स्टेटमेंट है कि हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं. Hormones of the hypothalamus regulate the synthesis of the pituitary hormone. That is again a correct statement कि जो भी हार्मोन या फैक्टर हाइपोथैलेमस से निकलेंगे वो जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे ताकि पिट्यूटरी अपना सिक्रेशन रिलीज कर सके. पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ पर अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम देखें तो डेफिनेटली बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका बनेगा ए ऑप्शन. तो सेकंड का जो सही ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द ए ऑप्शन, जिसमें लिखा है कि हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ मीजनसेफेलॉन, विच इज टोटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड. द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज. और नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं बोला जाता है, व्हाई इट इज नॉट नोन एज अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड. पहली बात तो बेटा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका दूसरा नाम हमारे पास है न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि हमारे पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्लैंड में 2 पार्ट्स होते हैं. वन पार्ट
that is the anterior, another is posterior lobe. Posterior is basically called neurohypophysis. तो posterior lobe का speciality क्या है, आप S square याद कर लो इसमें. देखो S square में एक S का मतलब होता है storage और दूसरे S का मतलब होगा सिक्रेशन. यानी कि बेटा जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसके दो मेन काम हैं, एक तो हार्मोन का स्टोरेज करना, एक सिक्रेशन करना. लेकिन वो हार्मोन बनाता नहीं है क्योंकि उसको बने बनाए हार्मोन्स मिलते हैं हाइपोथैलेमस से. तो हाइपोथैलेमस से जो बने बनाए हार्मोन्स इसको मिलेंगे, उन हार्मोन्स को ये स्टोर करने के बाद सिक्रेट करेगा. दैट इज वाई ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट, दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन. वैसे भी वो एंडोक्राइन है तो डक्ट होती नहीं है. इट ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन. नाउ दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो मैंने आपको अभी बताया कि हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उन हार्मोन्स को स्टोर करेगा, फिर सिक्रीट करेगा, पर बनाता नहीं है, बने बनाए लेता है. इसी वजह से इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोला जाता है. पॉइंट इज क्लियर. इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. ये स्टेटमेंट ठीक है बट ये उसका रीजन नहीं है कि उसको आप ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं बोलोगे. इट सिक्रेट एंजाइम, ये वैसे भी गलत स्टेटमेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, कि जो भी हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं वो बनाता हाइपोथैलेमस है, पोस्टीरियर सिर्फ उनको बेटा स्टोर एंड सिक्रेट करेगा. दैट्स इट. इसी वजह से आप उसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हो. पॉइंट इज क्लियर. फिर नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड ए एंड इट इज अटैच्ड टू बी बाय अ स्टॉक. आइडेंटिफाई द ए एंड बी टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट. तो सबसे पहले देखो यहाँ पर द पॉइंट इज दैट कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी में है. बोनी कैविटी में मैं बोन आपको बता देती हूँ. ये बोन बेटा हमारे स्कल में प्रेजेंट है और बोन का नाम है स्फीनॉइड बोन. ठीक है, स्फीनॉइड बोन इज द नेम ऑफ द बोन एंड दिस बोन मेक्स अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज नोन एज द सेल्ला टर्सिका. सो सेल्ला टर्सिका इज बेसिकली अ कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय द स्फीनॉइड बोन. और इसी कैविटी में जो बोन प्रेजेंट जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा विच इज पी शेप, दैट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड और यू कैन से द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसमें वो प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, और यही मास्टर ग्लैंड आगे जाके बेटा हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होगा. तो ये वाला पोर्शन आप मान के चलो कि ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस. ठीक है, और नीचे जो ये नॉब शेप है इसको हमने नाम दे दिया पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ योर मास्टर ग्लैंड. और दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में स्टॉक है. स्टॉक को नाम दिया जाता है इनफंडिबुलम. क्या बोला जाता है स्टॉक को? इनफंडिबुलम. पॉइंट इज क्लियर. तो आंसर क्लियर है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी. दैट बोनी कैविटी इज नोन एज द सेल्ला टर्सिका एंड इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक. स्टॉक को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम. और किससे अटैच होगा? हाइपोथैलेमस से. तो आंसर जो आपके पास बनेगा दैट विल बी द करेक्ट सी. क्योंकि बेटा बी में आपको मिड ब्रेन दिया है यहाँ पर ए ऑप्शन में, तो मिड ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, फोरब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, पीनियल से कनेक्टेड नहीं है. इट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस. तो 4th का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर स्टोर्ड एंड रिलीज बाय. पहली बात तो बेटा जो ऑक्सीटोसिन है जिसको हम ओटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच है. यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि हो सकता है वैसोप्रेसिन की जगह एडीएच भी लिखा जाए, तो आपको पता होना चाहिए. तो ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, इनको बनाने का काम करता है सुपर मास्टर. कौन है सुपर मास्टर? द सुपर मास्टर इज हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो बनाएगा तो इनको हाइपोथैलेमस, लेकिन बनाने के बाद इनको स्टोर कहाँ पे किया जाता है? स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है उनमें इनको स्टोर किया जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इनका सिक्रेशन भी हो जाए. तो फर्स्ट देखो एंटीरियर लोब लिखा है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि एंटीरियर अपने हॉर्मोन्स खुद बनाता है और फिर उनको स्टोर करता है.
पोस्टीरियर जो है वो बने बनाए हॉर्मोन्स लेगा हाइपोथैलेमस से, उनको स्टोर भी करेगा और ज़रूरत पड़ने पर उनको सिक्रेट भी करेगा। इंटरमीडिएट लोब का फंक्शन नहीं है, हाइपोथैलेमस लोब का फंक्शन नहीं है। तो 5th नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आप लोगों के पास बना दैट विल बी द बी ऑप्शन, कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को बनाता हाइपोथैलेमस है, लेकिन उनको स्टोर और रिलीज करने का काम कौन करेगा? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, विच इज ऑल्सो नोन एज द न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसका सेकेंड नेम है, या फिर इसका थर्ड नेम है पार्स नर्वोजा। पार्स नर्वोजा इज द अनदर नेम फॉर द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जाइजेंटिज्म एंड डवार्फिज्म आर द डिजीज विच आर रिलेटेड टू। जाइजेंटिज्म और डवार्फिज्म किससे रिलेटेड है? पहले तो आप ये देखो बेटा, जाइजेंटिज्म इज बेसिकली ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, तो हाइट बहुत बढ़ जाती है, तो उसको जाइंट बोला जाता है और डिजीज़ को जाइजेंटिज्म बोलते हैं। डवार्फिज्म में बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नॉर्मल से भी बहुत कम होगा, ठीक है। यंग एज में जब ज़रूरत है आपको ग्रोथ हार्मोन की, उस टाइम पे वो बहुत ही कम सीक्रेट हो रहा है बॉडी में, जिस वजह से हाइट नहीं बढ़ती है, स्टंटेड ग्रोथ रहती है और उनको डवार्फ बोला जाता है। हिंदी में उनको बौना भी बोलते हैं, जिनकी हाइट बहुत कम होती है। तो दोनों देखो ग्रोथ हार्मोन से ही रिलेटेड हैं, एक में ज़्यादा और एक में कम। तो बेसिकली जो जाइजेंटिज्म और डवार्फिज्म है वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ द मेमरी ग्लैंड, नाउ दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। तो वन थिंग यू हैव टू क्लियर कि एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। आपके मास्टर ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब है बेटा, दैट इज नोन एज द एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो, पार्स डिस्टिलिस। तीनों देख लो अगर कैसे भी पूछा गया इनसे क्वेश्चन। तो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जो अगर ज़्यादा सिक्रेट होगा तो जाइजेंटिज्म और अगर कम सिक्रेशन होगा तो डवार्फिज्म। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द बी ऑप्शन, क्योंकि बेटा सी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लिखा है। ल्यूटेनाइजिंग इज नॉट रिलेटेड विद द हाइट। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द अगेन ग्रोथ और यू कैन से द हाइट। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगैली है, अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। जाइजेंटिज्म में डेफिनेटली बेटा ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा, लेकिन यंग एज में, ठीक है, लाइक अब बिलो 18। और एक्रोमेगैली वो कंडीशन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में, लाइक प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले अगर ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली वो यंग एज है तो उसमें जाइजेंटिज्म होगा। लेकिन सपोज करो कि अगर वो प्यूबर्टी तक नॉर्मल सिक्रेट होता रहा, लेकिन जैसे आप एडल्ट एज में गए तो उसका सिक्रेशन सडनली बढ़ गया, तो उस वजह से होती है एक्रोमेगैली। उस वजह से क्या होती है? एक्रोमेगैली। जाइजेंटिज्म में तो पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी, तो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बेटा जाइजेंटिज्म में लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन दोनों बराबर ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगी, लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन सब ग्रो करेंगे। लेकिन एक्रोमेगैली में जो कि एडल्ट एज में है सॉरी, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की शॉर्ट बोन्स हैं बस वो ग्रो करती हैं, लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ नहीं होती। तो इस वजह से जो आपकी पाम बोन्स हैं या जो आपके टार्सल्स हैं, बस उनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। इवन आपकी जो स्कल है, बॉडी में बाकी जगह ग्रोथ नहीं है, तो वो डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ है आपके पास। क्लियर? तो ये कंडीशन किससे रिलेटेड है? देखो, दोनों हार्मोन निकलने हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड दैट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है हाइपोथोराइडिज्म। हाइपो वर्ड आएगा तो हाइपो का मतलब है कम, हाइपर आएगा तो उसका मतलब है ज़्यादा,
ठीक है। हाइपोथोराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का कम सिक्रीशन, इससे तो ये रिलेटेड ही नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद द थायराइड ग्लैंड। फिर है हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी हार्मोन्स का कम सिक्रीशन, कम की वजह से नहीं है, ये ज़्यादा की वजह से है, तो बी ऑप्शन भी गया। सी है हाइपर पिट्यूटरिज्म, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। नाउ दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रेट होंगे। डी आपके पास है हाइपरथोराइडिज्म, यानी कि थायराइड का सिक्रेशन ज़्यादा है। अगेन इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द थायराइड, इट इज़ रिलेटेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज़ ड्यू टू द हाई सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो 7th नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हम लोगों के पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज हाइपर पिट्यूटरिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेल के केस में। In case of male, the spermatogenesis is regulated by spermatogenesis. Spermatogenesis is basically a process which include the sperm formation. Spermatogenesis में क्या होता है? Sperm formation. ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन होता है बेटा टेस्टिस में, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के केस में। तो स्पर्म फॉर्मेशन में हमें दोनों हार्मोन चाहिए, FSH भी चाहिए विच इज़ अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजन भी चाहिए। एंड्रोजन का एग्जाम्पल कौन सा है मेल के केस में? इट इज कॉल्ड testosterone, which is the male sex hormone. Both the hormones are required for the spermatogenesis process. क्लियर? तो सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इंक्लूड FSH एंड एंड्रोजन। FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट स्टिमुलेट द सर्टोली सेल, or testosterone is required because it initiate the spermatogenesis. So both the hormones are equally required for the process of spermatogenesis. So the correct answer for the question number 8 is C option. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन केस ऑफ फीमेल ए इंड्यूस द ओव्यूलेशन ऑफ द फुली मैच्योर फॉलिकल विच इज कॉल्ड बी एंड मेंटेन द सी formed from the remnants of the Graafian follicle after the ovulation. So select the correct combination in reference to the above given statement. तो फीमेल के केस में जो हार्मोन बेटा ओव्यूलेशन करवाएगा, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब है कि जो हमारे पास मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, वो रप्चर हो जाती है, क्योंकि जैसे वो रप्चर होगी वो टूटेगी तो बेटा ओवरी से बाहर जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में जो सेकेंडरी oocyte होगा इट विल बी रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी। तो जैसे ये रिलीज होता है आप प्रोसेस को क्या नाम देते हो? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए फीमेल में LH का सर्ज, यानी कि LH का एक अच्छा खासा लेवल होना ज़रूरी है विच इज़ कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और क्योंकि बेटा वो फीमेल में ओव्यूलेशन करवाता है तो इसीलिए आप इसको क्या नाम देते हो? ओव्यूलेटरी हार्मोन। तो ओव्यूलेशन करवाने के लिए वी रिक्वायर द LH, क्लियर। और LH में फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को नाम दिया जाता है दिस ग्राफियन फॉलिकल एंड इन मेंटेन द C फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो जो रिमेनिंग मास है इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी विच इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? तो फर्स्ट है ए LH, LH इज रिक्वायर्ड फॉर द ओव्यूलेशन। ठीक है। मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है एंड मेंटेन द C क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो किससे बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग मास से। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो डी ऑप्शन है बेटा, ए LH, बी ग्राफियन फॉलिकल, सी इज द कॉर्पस ल्यूटियम। बाकियों में करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास है बेटा थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन। अब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। ठीक है। दूसरा, थायराइड सिक्रेट द T3 एंड द T4।
ये भी करेक्ट है। जो T3 है, T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनिन, जो कि आयोडीन से बनता है हार्मोन, और T4 का फुल फॉर्म है बेटा टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो दोनों हार्मोन बेसिकली कहाँ से निकलते हैं? आपके थायराइड ग्लैंड से, दैट इज T3 एंड T4. Thyroid gland is composed of follicle and stromal tissue. That is again a correct statement. When you cut the section of the thyroid gland, तो आपको बेटा थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स नजर आती हैं। तो इन फॉलिकल्स को नाम दिया जाता है थायराइड फॉलिकल, जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जैसे कि T3 एंड T4। ठीक है, और ये जो बाहर की तरफ है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द स्ट्रोमल टिश्यू। दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। डी आपके पास है कि थायराइड कंसिस्ट ऑफ द 4 लोब। नाउ दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा, ये आपका आंसर है डी स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर हम थायराइड ग्लैंड का यहाँ पर डायग्राम चेक करें तो डायग्राम हमें कुछ नजर आता है इस तरीके का। इस डायग्राम में थायराइड ग्लैंड में 4 नहीं सिर्फ 2 लोब्स होती हैं, बहुत बड़ी, और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ द इस्थमस, जो कि ब्रिज का काम करता है। तो जो आपके पास 4th स्टेटमेंट है, यानी कि जो 4th ऑप्शन है कि थायराइड कंसिस्ट ऑफ द 4 लोब, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हम लोगों के पास कौन सा बना? डी ऑप्शन। क्लियर? देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, थायराइड ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट है। अभी अगर आप सेक्शनल व्यू आपको याद हो तो फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हार्मोन बनाती हैं, जिसमें कि मेन आपका एक T3 है और एक आपके पास आता है T4। स्ट्रोमल टिश्यू है बेटा जो बाहर की तरफ है, जहां से निकलता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज नोन एज द थायरोकैल्सीटोनिन, TCT। ट्रैकिया इसका पार्ट नहीं है, ट्रैकिया इज बेसिकली अ विंड पाइप। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा डी ऑप्शन, जिसमें आता है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 है बाय विच पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड। कौन सा पार्ट है बेटा थायराइड ग्लैंड का जो T3 या T4 हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, सिंथेसाइज करेगा? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि T3 और T4 बनते हैं आयोडीन के साथ अमीनो एसिड को मिला के। कौन सा अमीनो एसिड होता है? टायरोसिन। ठीक है, अगर तो 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं तो आप उसको T3 बोलोगे, ट्राई आइडो, और अगर 4 हैं बेटा तो उसको बोलते हैं T4, दैट इज टेट्रा आइडो। तो कौन सा पार्ट है थायराइड ग्लैंड का जो इन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिकल, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रोमल टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है बेटा इस्थमस। तो जब आप अपने थायराइड ग्लैंड का सेक्शनल व्यू देखोगे तो उसमें जो ये फॉलिकल्स होती हैं विच आर बेसिकली कॉल्ड द थायराइड फॉलिकल, दीज आर लाइंड बाय एपिथेलियम विच इज बेसिकली सिंगल लेयर। तो यहाँ पर बनता है हमारे पास हार्मोन विच इज कॉल्ड T3 एंड T4। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब हाइट बहुत कम है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन है, सो मेंटली द बेबी इज नॉट स्टेबल, IQ लेवल बहुत कम है बच्चे का, और बच्चे की एबनॉर्मल स्किन है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तो सबसे पहले है डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट। कॉमनली अगर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली अगर प्रेग्नेंट फीमेल का केस आता है, तो अगर आपके पास कोई भी फीमेल सपोज करो प्रेग्नेंट है बेटा, तो प्रेग्नेंट फीमेल में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी उसकी डाइट में, तो उस वजह से डेफिनेटली जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं उनका बैलेंस खराब हो जाएगा, मतलब बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो बच्चा जो वॉर्म में है उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्टंटेड ग्रोथ होती है, IQ लेवल बहुत कम है, मेंटल रिटार्डेशन है, स्किन एबनॉर्मल है। तो ये सब तब है अगर मदर को डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट, दैट इज करेक्ट। बिकॉज बेटा बी ऑप्शन में लिखा है लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगेन इट इज नॉट रिलेटेड।
ओवर सिक्रेशन ऑफ द पार्स डिस्टिलिस। पार्स डिस्टिलिस में पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिससे ये रिलेटेड ही नहीं है। तो 13 का जो सही ऑप्शन हम लोगों के पास है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 14 है हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम एंड डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम। अब देखो वो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अगर वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा तो ऐसे हार्मोन को बेटा क्या नाम दिया जाता है, दिस टाइप ऑफ द हार्मोन इज कॉमनली नोन एज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, कैल्सेमिक वर्ड का मतलब है कैल्शियम, तो वो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, तो इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम कौन करता है, ये काम करता है पीटीएच। कौन करता है ये काम, पीटीएच। पीटीएच का मतलब होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर आप इसको पैराथॉर्मोन भी बोल सकते हो। इट इज बेसिकली अ हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन विच increases the blood calcium level and it is coming from the parathyroid gland। तो पहला है बेटा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन तो गलत है बिकॉज कैल्सीटोनिन इज अ हाइपोकैल्सेमिक। हाइपोकैल्सेमिक मीन्स वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा। पैराथॉर्मोन या फिर आप इसको पीटीएच भी बोल सकते हो। नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन में इंसुलिन है। इंसुलिन इज नॉट रिलेटेड विद द कैल्शियम, इट इज रिलेटेड विद द ग्लूकोज लेवल। ACTH इज नॉट रिलेटेड विद द कैल्शियम। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्लियर। 15 है इंक्रीज इन द ब्लीडिंग टाइम एंड डिले इन द ब्लड कोएगुलेशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विच हार्मोन। पहले तो आप ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया थोड़ा सा। अब इन्होंने बोला कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो बढ़ गया है क्योंकि क्लॉट जो है वो बहुत देर से बन रहा है। सपोज आपको चोट लगी तो क्लॉट बनने में टाइम लगा, तो काफ़ी ब्लड हमारा लॉस भी हो गया। तो आपको पता है कि ब्लड कोएगुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम, ठीक है। तो मतलब ब्लड कोएगुलेशन के लिए जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो अच्छा खासा होना ज़रूरी है, तभी तो आप क्लॉटिंग कर पाओगे, तभी जो ब्लड लॉस है वो प्रिवेंट होगा, ठीक है। अब कैल्शियम लेवल को ब्लड में अच्छा खासा मेंटेन कौन करता है, पीटीएच मेंटेन करता है क्योंकि वो हाइपर कैल्सेमिक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो डेफिनेटली बेटा कैल्शियम भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, और अगर कैल्शियम मेंटेन नहीं हो पाया तो उस वजह से क्या हो जाएगा, डिले इन द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर। और यू कैन से इंक्रीज इन द ब्लीडिंग टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि वो इमरजेंसी हार्मोन है। नॉर एड्रीनलिन अगेन इमरजेंसी में आते हैं। पैराथॉर्मोन यानी कि पीटीएच इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 क्योंकि बेटा थायरॉक्सिन इज नॉट रिलेटेड विद द कैल्शियम। तो 15 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द ए साइड ऑफ द बी एंड एओटा। The thymus play a significant role in the development of the C system. So choose the correct combination for the A, B and C. पहली बात तो बेटा थाइमस ग्लैंड जो है वो बेसिकली वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट है, हार्ट के नज़दीक होता है, बस आप इतना याद रखो। तो ऑब्वियसली किडनी निकाल दो, पैराथायरॉयड निकाल दो, बचा ऑप्शन ए एंड बी। तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट एंड इट प्रोवाइड द इम्यून सिस्टम, क्योंकि थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको थाइमोसिन बोलते हैं। और थाइमोसिन बेटा किसका डेवलपमेंट करवाता है, इट हेल्प इन द प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। यू नो व्हाट इज टी लिम्फोसाइट, दीज आर द WBC विच प्रोवाइड द डिफेंस टू द बॉडी। तो ऑब्वियसली थाइमस ग्लैंड आपको क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा 16 का, दैट इज ए ऑप्शन। नंबर 17, थाइमस ग्लैंड रिलीजेस डैश हार्मोन। दिस इज वेरी सिंपल, थाइमस ग्लैंड का नाम है तो हार्मोन का नाम याद रखो थाइमोसिन। थाइमस एंड थाइमोसिन बोथ आर वेरी सिमिलर। तो थाइमोसिन इज द हार्मोन विच इज कमिंग फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड। तो 17 का सही आंसर हमारे पास बना सी ऑप्शन।
क्योंकि बेटा जो T4 है वो टेट्राआइडोथायरोनिन है, वो आपका थायरॉयड ग्लैंड से आएगा। T3 ट्राईआइडोथायरोनिन है, वो भी थायरॉयड ग्लैंड से आएगा। TCT है थायरोकैल्सिटोनिन, अगेन कमिंग फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड। तो तीनों थायरॉयड ग्लैंड के हैं, तो बचा आपका थाइमोसिन विच इज कमिंग फ्रॉम द थाइमस। वैसे भी नाम थोड़ा देखोगे तो बहुत सिमिलर साउंड करता है, थाइमस, थाइमोसिन, याद करना इजी है। नंबर 18 है द मेजर रोल ऑफ द थाइमस ग्लैंड इन ह्यूमन इज और आर। थाइमस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताना है, तो रोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू रिलीज द हार्मोन दैट इज कॉल्ड द थाइमोसिन। थाइमोसिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नंबर बढ़ना, नंबर बढ़ाना, पॉपुलेशन बढ़ाना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसको फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो काम कर सके। तो किसका प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन करवाएगा? ये करवाता है बेटा टी लिम्फोसाइट का, ठीक है, जो हमारे WBC हैं। अब आपको पता है कि टी आगे जाके स्टिम्युलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, तो अगर टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, तो वो बी को भी जाके एक्टिवेट करेंगे। तो मतलब एक तरीके से आप मान के चलो कि जो थाइमोसिन है वो आपको दोनों तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि बेटा टी लिम्फोसाइट की वजह से है। इट प्रोवाइड्स यू द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि आपके बी लिम्फोसाइट की वजह से है। तो दोनों इम्यूनिटी के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? थाइमोसिन। तो पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, करेक्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट, करेक्ट है। एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन एनहांस करवाएगा क्योंकि उनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन होगा तभी तो वो एंटीबॉडी रिलीज करेंगे, तभी आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो एक ए है डायरेक्टली और एक हमारे पास है सी, तो इसका आंसर बनता है डी। डिफरेंशिएशन नहीं करवाएगा, उनको काम पे लगाएगा, एक्टिवेट करवाएगा ताकि वो एंटीबॉडी सिक्रेट कर सके। तो 18 क्वेश्चन का सबसे सही ऑप्शन हम लोगों के पास बनता है डी ऑप्शन। नंबर 19 है केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड द न्यूरल रोल। कौन सा केमिकल है जो एंडोक्राइन रोल प्ले करता है? मतलब वो आपकी बॉडी में बेटा हार्मोन का काम भी करेगा और वो हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करेगा। यू नो व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? द केमिकल विच ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। तो सेम टाइम पे वो हार्मोन भी है, वो हमारे लिए न्यूरोट्रांसमीटर भी है। और ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। Melatonin is not the answer because melatonin is responsible for the defense. Calcitonin is related with the calcium. Epinephrine, now that is the correct option. Epinephrine, also known as adrenaline, which is basically an emergency hormone. तो ये बेटा हार्मोन का काम भी करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है, तो ये दोनों में अपना रोल प्ले करेगा। कॉर्टिसोल सिर्फ हमारे पास हार्मोन है, नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो 19 का जो एग्जैक्ट आंसर हम लोगों के पास बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 20 में है फ्लाइट और द फाइट रिएक्शन कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ। अब ये जो फाइट या फ्लाइट वाले रिएक्शंस हैं ये बेटा इमरजेंसी कंडीशंस हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं तो उसमें इमरजेंसी हार्मोन्स काम करते हैं। कौन से हैं? एड्रीनलिन्स एंड नॉर एड्रीनलिन, जिनको एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो पहली बात अगर मैं इमरजेंसी हार्मोन्स की बात करूं तो दे आर कमिंग फ्रॉम द इमरजेंसी ग्लैंड विच इज कॉमनली नोन एज द एड्रीनल ग्लैंड। तो बेटा पहला लिखा है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये तो ऑप्शन अभी आपका खत्म निकल गया क्योंकि पैराथायरॉयड से इमरजेंसी हार्मोन्स नहीं आते हैं। इमरजेंसी कहाँ से आते हैं? एड्रीनल ग्लैंड से। सेकंड लिखा है किडनी, अगेन ये गलत हो गया क्योंकि किडनी तो है ही नहीं, याद रखो एड्रीनल ग्लैंड है। फिर आता है सी ऑप्शन में एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला क्या है? एड्रीनल ग्लैंड का इनर पार्ट है। किसका पार्ट है? इट इज द इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। और किसका सिक्रेशन करेगा? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? इमरजेंसी हार्मोन्स। तो जिस टाइम पे फाइट या फ्लाइट रिएक्शंस होते हैं
there is a huge secretion of these emergency hormones so that the body can cope up with these emergency conditions. क्लियर? डी ऑप्शन में पेनक्रियाज है, फिर से गलत है, तो 20 का जो सही ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड अ स्नेक राइट इन फ्रंट एंड ओपनिंग द डोर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम. अब सोचो अगर एकदम से आप सांप देख लो तो डेफिनेटली डरोगे ना. डरोगे तो क्या होगा? डरना इज एन इमरजेंसी कंडीशन, और इमरजेंसी में कौन से हार्मोन हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं? ऑब्वियसली बेटा इमरजेंसी हार्मोन्स. क्लियर? और ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2012 में. तो इसके लिए एक्टिवेट होता है हमारा न्यूरल सिस्टम. अब न्यूरल सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो एक्टिवेट होगा? दैट इज द एसएनएस. एसएनएस को क्या बोला जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में सभी इमरजेंसी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि बी ऑप्शन में लिखा है न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स. ये नहीं है. हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक ऑलवेज रिमेंबर कि वो रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है, इमरजेंसी में काम नहीं करता. अब आपने सांप देखा है तो सांप देखना इज एन इमरजेंसी कंडीशन बेटा. ठीक है. एसएनएस है, एक्टिवेटेड है, रिलीजिंग द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे बिटवीन द ए एंड डी, क्योंकि दोनों में सारा कुछ सेम है, सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स यहाँ पर है और वहाँ है एड्रीनल मेड्यूला. तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. एंड व्हाट इज द इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड? ऑब्वियसली एड्रीनल मेड्यूला. कॉर्टेक्स नहीं है बेटा. ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका गया और बचा आपके पास ए ऑप्शन. तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास है दैट विल बी द ए ऑप्शन, कि इमरजेंसी कंडीशन में एसएनएस काम करेगा और एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाएगा फ्रॉम द एड्रीनल मेड्यूला. ऑल क्लियर? देन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस प्रोसेसेस आर स्टिमुलेटेड बाय. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? लाइक अमीनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज का बनना. लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है? फैट का ब्रेकडाउन, टूटना. प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना. ठीक है, अब देखो अगर फैट या प्रोटीन तोड़ोगे तो भी आप उससे ग्लूकोज ही बनाओगे अल्टीमेटली, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी आप ग्लूकोज ही बना रहे हो. तो ग्लूकोज बनाना मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि शुगर लेवल बढ़ेगा ब्लड का. ठीक है, और इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको इमरजेंसी के टाइम पे खास करके. तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. अगर बेटा आप इसका नाम देखो तो ग्लूको है, ग्लूको वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द ग्लूकोज. कॉर्टिकॉइड है हार्मोन का नाम बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो नाम से क्लियर है ये किसका लेवल बढ़ाएगा? ग्लूकोज का. मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बोल सकते क्योंकि वो मिनरल से रिलेटेड है और हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की. बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है. क्यों? क्योंकि ए इज द राइट ऑप्शन. तो 22 का जो सही आंसर हमारे पास बनता है दैट विल बी द ए, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स हैं जो कि बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलेंगे और वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे. कैसे प्रमोट करेंगे? बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस. क्लियर? देन कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन. सबसे पहले ध्यान से देखो, कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलेगा, और कॉर्टिसोल को बेटा स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है बिकॉज वेन एवर यू आर अंडर स्ट्रेस तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है ताकि हम स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकें. ठीक है, अब पहला ऑप्शन है मेंटेन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा, किडनी फंक्शन को भी रेगुलेट करेगा. आरबीसी प्रोडक्शन यानी कि अरिथ्रोपोइसिस, इसको भी स्टिम्युलेट करता है. अरिथ्रोपोइसिस इज आरबीसी प्रोडक्शन. तो कॉर्टिसोल के सारे फंक्शन हैं, तो इसके लिए एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? आपका डी ऑप्शन.
24 है small amount of A steroid are also secreted by adrenal B which play an important role in the growth of axial hair, pubic hair, facial hair during the puberty. So choose the correct combination for A and B. तो यहाँ पर देखो जो स्टीरॉयड लिखा है ना, तो स्टीरॉयड हमेशा बेटा सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मोस्टली सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टीरॉयडल नेचर के हैं, तो उनके लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज नॉट अ सेक्स हार्मोन, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर है ना, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, दीज आर द सेक्सुअल कैरेक्टर, तो सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए देयर मस्ट बी द सेक्स हार्मोन. Glucocorticoid is not a sex hormone, mineralocorticoid is not a sex hormone, cortisol is not a sex hormone, androgenic is a sex hormone and it is coming from the adrenal cortex. ठीक है, तो इसको कॉमनली क्या नाम दिया जाता है? These are commonly known as the sex corticoid, जो सेक्सुअल कैरेक्टर को एनहांस करते हैं. तो 24 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. 25th है द लेडिक सेल और ए सेल विच आर प्रेजेंट इन द बी स्पेसिस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, मेनली सी. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए, बी एंड सी. तो सबसे पहली बात बेटा, जो लेडिक सेल मेल की टेस्टिस में है, इनको कॉमनली नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, बिकॉज दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसिस, तो इनका सेकेंड नेम है. तो ये इंटर टिब्यूलर स्पेसिस में आपको मिलेंगे, ठीक है, जो सैमिनिफेरस टिब्यूल के बीच की जगह है उसमें मिलते हैं, और ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं. हार्मोन की क्लास का नाम है एंड्रोजन, जिसमें एक एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल का सेक्स हार्मोन है. तो अब आप ऑप्शन चेक करो. ए हमारे हैं इंटरस्टिशियल, तो देखो बी ऑप्शन में इंट्रा लिखा है तो ये गलत, सी में इंट्रा गलत. अब बच्चा ए और डी. अब ए और डी में फर्स्ट ऑप्शन में देखो कॉर्टिसोल लिखा हुआ है, गलत. कॉर्टिसोल इज नॉट एंड्रोजन, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? डी. ए इंटरस्टिशियल सेल, बी इंटरटिब्यूलर स्पेसिस और सी टेस्टोस्टेरोन. तो 25th का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द डी ऑप्शन. 26 है बेटा एंड्रोजन रेगुलेट. एंड्रोजन क्या रेगुलेट करता है? तो एंड्रोजन है मेल सेक्स हार्मोन, जिसका कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन, और ऑब्वियसली ये मेल में जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ऑर्गन की ग्रोथ है या इवन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, सबको रेगुलेट करेगा. तो फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द असेसरी सेक्स ऑर्गन, क्लियर है. मस्कुलर ग्रोथ भी करवाता है क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन को एनहांस करता है. मैचुरेशन ऑफ असेसरी सेक्स ऑर्गन, ये भी क्लियर है. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 26 का? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. 27 है ईस्ट्रोजन के बारे में. अभी ईस्ट्रोजन जो है बेटा वो फीमेल का सेक्स हार्मोन है. ईस्ट्रोजन किसका हार्मोन है? इट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द फॉलिकल्स इन द ओवरी, क्लियर. और पहला फंक्शन है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, क्लियर है. स्टिमुलेट द अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, ये भी ठीक है. स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इन केस ऑफ फीमेल, पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. तो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ईस्ट्रोजन, क्योंकि वो फीमेल का सेक्स हार्मोन है. तो 27 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. प्रोजेस्टेरॉन अगेन बेटा फीमेल सेक्स हार्मोन है और इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है. इवन फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी करवाता है, पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. तो फर्स्ट है सपोर्ट द प्रेगनेंसी, बिल्कुल क्लियर है. इट एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई जो होते हैं वो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द मेमोरी ग्लैंड. कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि एल्वियोलाई लंग्स में भी होते हैं बेटा, ठीक है. सो दीज आर द मिल्क सिक्रेटिंग सेल. तो इनकी ग्रोथ करवाता है पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्योंकि लैक्टेशन भी होना है. सी में आपको दिया है बोथ ए एंड बी, तो सी हमारे पास है करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में लिखा है कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. अब सेकेंडरी सेक्सुअल को ये मेंटेन नहीं करता है, उसको ईस्ट्रोजन मेंटेन करता है. तो 28 का सही ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? सी ऑप्शन.
29 है बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल से निकलते हैं, उनका स्टीरॉयडल नेचर है, प्रोटीनेशियस नेचर है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली जितने भी हॉर्मोन्स निकलते हैं दे आर बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, एएनएफ की बात हो रही है, तो एएनएफ में एट्रिया वर्ड आता है। तो मैंने पहले ही बताया था एट्रिया वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द एट्रियम और द एट्रिया ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के जो अपर चैम्बर हैं। तो एंट्रम ऑफ ग्राफिन फॉलिकल रॉन्ग ऑप्शन, एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट क्लियर, सी गलत है, डी नहीं हो सकता। तो 30th का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। एएनएफ इज कमिंग फ्रॉम द एट्रिया ऑफ द हार्ट, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। कम मीन्स नॉर्मल, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। अरिथ्रोपोइटिन, अरिथ्रो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम आरबीसी, पोइटिन का मतलब होता है फॉर्मेशन, सो दिस हार्मोन प्रमोट द आरबीसी फॉर्मेशन। तो हो गया नाम से क्लियर। अरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है अरिथ्रोपोइसिस को, बिल्कुल सही। अरिथ्रोपोइसिस का मतलब मैंने क्या बताया, आरबीसी फॉर्मेशन, तो ये आरबीसी फॉर्मेशन को एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है। बी ऑप्शन में लिखा है बेटा इनहिबिट, ये गलत है, प्लेटलेट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए सी और डी ऑप्शन भी आपके निकल गए। तो 31 का जो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द ए। सो अरिथ्रोपोइटिन इज कमिंग फ्रॉम द किडनी एंड इट स्टिमुलेट द आरबीसी और द ब्लड सेल फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अरिथ्रोपोइसिस। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट हमारे पास है 32 गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द ए ग्लैंड एंड द बी द सिक्रेशन ऑफ HCl एंड सी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ए बी एंड सी। सबसे पहले देखो बेटा गैस्ट्रिन वर्ड है, गैस्ट्रिन वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द गैस्टर, गैस्टर का मतलब क्या होता है, स्टमक। तो स्टमक से निकलेगा, स्टमक के ऊपर ही एक्ट करेगा, ऑलवेज रिमेंबर, स्टमक से निकलेगा और स्टमक के ऊपर ही एक्ट करेगा, और क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा। क्या करेगा, स्टिम्युलेट, यानी कि पॉजिटिव, स्टिम्युलेट द सिक्रेशन, किसका सिक्रेशन, HCl का सिक्रेशन और एंजाइम का सिक्रेशन। HCl के साथ साथ किसका सिक्रेशन होगा, एंजाइम का। कौन सा एंजाइम, पेप्सिनोजन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। तो देखो पहले तो ए लिखा है पेनक्रियास, ये तो यहीं पे बेटा गलत हो गया। बी में पेनक्रियास नहीं, क्योंकि मैंने बोला गैस्टर, गैस्टर का मतलब स्टमक, स्टमक से निकलेगा, स्टमक पे ही एक्ट करेगा। ए है गैस्ट्रिक, बी है स्टिमुलेट, सी है पेप्सिनोजन, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि बेटा डी ऑप्शन में यहाँ लिखा है इनहिबिट, जो कि गलत है क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। Which hormone act on the exocrine part of the pancreas and stimulate the secretion of the water and the bicarbonate ions? तो एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, और जूस में प्रेजेंट होता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो इनका सिक्रेशन कौन स्टिमुलेट कराता है, सिक्रेटिन। क्योंकि बेटा जो गैस्ट्रिक है वो तो स्टमक से रिलेटेड है, तो उसका पैनक्रियास से कोई रिलेशन नहीं है। सीसी के जो हार्मोन है वो पैनक्रियाटिक जूस का रिलीज करवाता है, प्रॉपर एंजाइम का। जीआईपी जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकता है, तो पैनक्रियास से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो 33 का जो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी, नोन एज द सिक्रेटिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन, अभी कॉलीसिस्टोकाइनिन का पूरा नाम देख लो, इट इज कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। तो PZ का मतलब क्या होता है, पेनक्रियोजाइमिन। नाम का मतलब समझो, आपको आंसर पता लग जाएगा। कॉली वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द बाइल जूस, सिस्टो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, काइनिन का मतलब होता है सिक्रेशन, यानी कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का सिक्रेशन। ठीक है। पैनक्रियो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द पैनक्रियास, जाइमिन का मतलब है सिक्रेशन, यानी कि पैनक्रियास से सिक्रेशन। तो एक सिक्रेशन होगा पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूस का, एक होगा गॉल ब्लैडर से, बाइल जूस का। दोनों को कौन प्रमोट करवाएगा, सीसी के हार्मोन।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है सी। कॉलीसिस्टोकाइनिन बेसिकली गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे फटाफट से बाइल जूस निकलता है। सेम टाइम पे इट ऑल्सो स्टिमुलेट द पेनक्रियास टू रिलीज द पेनक्रियाटिक जूस। GIP नाम से क्लियर है बेटा, गैस्ट्रिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, सो इट इज रिलेटेड विद द गैस्ट्रिक जूस। इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकना, तो मतलब ये स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकने का काम करेगा। तो जब खाना डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो फिर आपको गैस्ट्रिक जूस की ज़रूरत थोड़ी है, फिर आप जूस का सिक्रेशन रोक दो, तो रोकने का काम कौन करेगा? GIP। ठीक है, तो इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। एक तो बेटा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को भी रोकेगा और स्टमक की जो मोटिलिटी है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसको भी रोक देगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो बी ऑप्शन भी गलत है, सी में तो एक्टिवेट लिखा है वो भी गलत है, डी में एक्टिवेट लिखा है वो भी गलत है क्योंकि नाम में है इनहिबिटरी, तो नाम का मतलब समझो। तो 35 में जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 36 में है स्टीरॉयड हार्मोन टिपिकली ऑल्टर द एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल। देखो जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। अगर कोई लिपिड सॉल्युबल है तो बेटा वो इजीली क्या कर सकता है? वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है। तो जैसे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो वो सीधा जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं ना, उनसे जाके बाइंड कर जाता है। तो एक्टिवेटिंग द प्राइमरी मैसेंजर इज नॉट द ऑप्शन, एक्टिवेटिंग द सेकेंडरी मैसेंजर नो, इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बिल्कुल सही, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा और अंदर रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। तो 36 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। Which one of the following pair of the hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it, mostly in the nucleus? 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, और अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं तो उनका नेचर कैसा होना चाहिए? लिपिड सॉल्युबल, यानी कि उनका नेचर होना चाहिए स्टीरॉयडल, दे शुड बी मेड अप ऑफ द स्टीरॉयड। तो सबसे पहला ऑप्शन है बेटा इंसुलिन ग्लूकागॉन, ये नहीं हो सकते क्योंकि दोनों हार्मोन प्रोटीनेशियस हैं, कट कर दो। थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन अगेन नॉट पॉसिबल। सोमैटोस्टैटिन एंड ऑक्सीटोसिन नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोटीनेशियस नेचर है। डी ऑप्शन में है कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, दोनों हार्मोन का नेचर है स्टीरॉयडल, मींस लिपिड सॉल्युबल, सो बोथ कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनटू द न्यूक्लियस। सो 37 का राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनता है? डी ऑप्शन। सम हार्मोन नीड द सेकेंडरी मैसेंजर। अब सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत किसको पड़ती है? सेकेंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती है उन हार्मोन को जिनका नेचर बेटा वाटर सॉल्युबल है, या वो हार्मोन जो प्रोटीन या पेप्टाइड के बने होते हैं, मोस्टली दे आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो सेल मेम्ब्रेन को बेटा डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उनसे बाइंड करते हैं और फिर सेकेंड मैसेंजर का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि खुद तो मैसेज लेके अंदर जा नहीं सकते, तो किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाएंगे ना टारगेट सेल को। तो दे नीड एक्टिवेटर, नो, दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नेचर कैसा है? प्रोटीनेशियस, जिस वजह से दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए उनको किसकी जरूरत पड़ती है? सेकेंड मैसेंजर की। सी भी गलत है क्योंकि अगर वो मेम्ब्रेन क्रॉस ही कर गए फिर उनको मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी ऑप्शन फिर से गलत है, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है बी ऑप्शन। Which one of the following is not a second messenger in the hormone action? कौन सा है जो सेकेंड मैसेंजर का काम नहीं करेगा? यहाँ पर बेटा जो सेकेंड मैसेंजर का काम नहीं करता है वो सोडियम है। कैल्शियम एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर, cyclic AMP act as a second messenger, cyclic GMP act as a second messenger but not sodium। तो 39 का एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा बना आपके पास? बी ऑप्शन। ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाइंड्स टू। अब देखो ये दोनों हार्मोन जो हैं ये दोनों बेटा स्टीरॉयडल हैं, मतलब स्टीरॉयड के बने हैं, तो दोनों का नेचर कैसा होगा? लिपिड सॉल्युबल, मतलब दोनों मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली
अंदर जाके रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो बी ऑप्शन में लिखा है जी प्रोटीन लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये होते हैं सरफेस रिसेप्टर, इनसे तो वो बाइंड नहीं करेंगे, एंजाइम लिंक्ड से भी नहीं करेंगे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर से भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सेल को क्रॉस करके चले गए ना अंदर। जब अंदर ही चले गए तो अंदर जाके रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो कौन से रिसेप्टर हो गए? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो 40 का आंसर बना हमारे पास ए ऑप्शन। 41 व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल, ये तो बेटा अभी गलत हो गया क्योंकि बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, नॉट ग्लूकागॉन, स्टेटमेंट गलत। सिक्रेशन ऑफ द थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, ये भी गलत। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है जो सिक्रेशन है थाइमोसिन का वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगा थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा हो जाता है, इसीलिए तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती रहती है जैसे जैसे आप एज होते रहते हो। In female, FSH first bind with the specific receptor on the ovarian cell membrane. Ovarian cell membrane पे जाके bind करता है FSH, ये क्लियर है। FSH stimulate the secretion of the estrogen and progesterone. ईस्ट्रोजन को तो सिक्रेशन को करता है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करता है। प्रोजेस्टेरॉन इज अफेक्टेड बाय द LH, नॉट बाय द FSH। तो 41 का जो सही ऑप्शन बना वो सी बना, क्योंकि बेटा FSH जो है वो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन है। तो अगर ये वाटर सॉल्यूबल है तो डेफिनेटली ये सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। What is the mechanism of the action of the steroid hormone? Steroid हैं, lipid soluble हैं, तो definitely membrane को cross कर जाएंगे। They enter into the target cell, bind with the specific receptor and activate the gene to form the protein. That is correct. क्योंकि बेटा बी ऑप्शन है, दे बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि लिपिड सॉल्यूबल हैं, दे कैन ईजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन। दे कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ AMP, सेकेंड मैसेंजर नहीं बनाएंगे। सेकेंड मैसेंजर कौन बनाता है? जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, दे आर लिपिड सॉल्यूबल। नन ऑफ द अबव अप्लाई नहीं हो सकता, तो 42 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ए। स्टीरॉयडल है, दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, एंटर इनटू द न्यूक्लियस एंड दे कैन एक्टिवेट द स्पेसिफिक जीन और द DNA। 43 है क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म, सब किसके रिजल्ट हैं? पहली बात तो बेटा क्रिटिनिज्म जो डिजीज है वो इन्फेंट्स को होती है, छोटे बच्चों को जो न्यूली बॉर्न है, इसीलिए ऐसे छोटे बच्चों को क्रिटिन्स बोला जाता है, हु आर सफरिंग फ्रॉम द क्रिटिनिज्म। और ये तब होगा अगर प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोथोराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। हाइपोथोराइडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कम होगा, तो उस वजह से द बेबी कैन सफर फ्रॉम द क्रिटिनिज्म। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारे पास बनता है हाइपोथोराइडिज्म, लेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। 44 में है ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड बाय, ग्रेव डिजीज किस वजह से होती है? ग्रेव डिजीज को बेटा मिक्सोइडीमा भी बोला जाता है, और ये होती है एडल्ट के केस में, एडल्ट, बच्चों में नहीं होती, एडल्ट में होती है। एंड इट इज अगेन ड्यू टू द हाइपोथोराइडिज्म कंडीशन, यानी कि वेरी लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो पहला लिखा है हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये करेक्ट है। बी में लिखा है बेटा हाइपर, ये गलत है। एड्रीनल ग्लैंड से ये रिलेटेड नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन भी निकल गए। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना, दैट इज ए ऑप्शन, विच इज ड्यू टू द हाइपोथोराइडिज्म। 45th है कॉन्जेनिटल रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड का कॉन्जेनिटल बाय बर्थ ही सपोज रिमूवल हो गया, तो इससे जो वो न्यूली बॉर्न बच्चा है जो पैदा हुआ है उसको डिजीज होगा विच इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म, क्योंकि उसमें थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम होगा। और कॉन्जेनिटल है बेटा, बाय बर्थ ही अगर आप मान के चलो कि थायराइड ग्लैंड नहीं है, द बेबी मस्ट बी सफर फ्रॉम द क्रिटिनिज्म, क्योंकि मिक्सोइडीमा होता है एडल्ट के केस में, और एक्सोपैथाल्मिक ग्वाइटर होता है जब हाइपर सिक्रेशन होती है।
और अगर आप थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दोगे देन देयर विल बी अ वेरी लो सिक्रेशन विच इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म. तो 45th का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्लियर? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.